हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, साथ ही क्वालिटी कंटेंट देता है। टीचर्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ आपका रिवीजन हो, टेस्ट हो, एग्जाम्स हो, हर एक चीज़ की प्रिपरेशन भी टाइम टू टाइम आपके लिए करवाता रहता है। आपके एग्ज़ाम हो तो सैम्पल पेपर हैं, टेस्ट पेपर हैं, आपके PYQs पेपर्स हैं, सभी कुछ आपके लिए लेकर आता है। तो इसी तरीके से आज भी जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो भी आपके एग्जाम प्रिपरेशन से ही कनेक्टेड है। तो देखिए क्या है आज का आज जो हम लेकर आए हैं वो है CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन। ये जो CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन लेकर आई हूँ वो है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की बुक है, अंतरा भाग 2। उसके गद्य खंड अध्याय का जो गद्य खंड है ना हमारा, उसका 7वां अध्याय है, जहां कोई वापसी नहीं। अब इस पार्ट से हमारे पिछले 10 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हमें आज करना है। अब पिछले 10 सालों में यानी कि 2022 से लेकर 2013 तक, इन बीच में जो 10 सालों में जो भी CBSE के बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, सभी कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो है इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं, यानी कि हमारे जो लेखक हैं निर्मल वर्मा जी, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनकी भाषा शैली हमसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, निर्मल वर्मा के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2017 और सन 2014 में। तो सेम प्रश्न हमसे 2 बार पूछा गया। अब सबसे पहले हम जीवन परिचय लिखेंगे तो इनका जन्म रहा सन वर्ष 1929 में और उनकी मृत्यु हुई सन 2005 में। ठीक है, तो शुरू करें। निर्मल वर्मा का जन्म 3 मई 1929 को शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में MA करने के बाद अनुवाद तथा पत्रकारिता में सक्रिय रहे। चेकोस्लोवाकिया में प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के फेलो के रूप में चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। निर्मल वर्मा का हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा पर समान अधिकार था, मतलब जितनी वो कमांड हिंदी भाषा में रखते थे प्रबल रूप से, उतनी ही कमांड उनकी इंग्लिश भाषा में भी थी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स में कई लेख तथा रितोपार्ज लिखे हैं। उन्होंने लंदन में रहते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए यूरोपीय संस्कृति की रिपोर्टिंग भी की थी। वर्ष 1970 में वे भारत लौटे तथा तभी से स्वतंत्र लेखन में सक्रिय हुए। वर्ष 1972 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो रहे। निर्मल वर्मा ने निराला सृजन पीठ भोपाल तथा यशपाल सृजन पीठ शिमला की अध्यक्षता भी की है। उनकी कहानी माया दर्पण पर बनी फिल्म को 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का गौरव प्राप्त है। निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी पुरस्कार 1995, कहानी कब्बे और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985 में तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका निधन 25 अक्टूबर 2005 को हुआ। तो भाई उन्होंने कितने सारे उनको सम्मान मिले हैं अलग अलग कृतियों के लिए, ये सब चीज़ें हमने बताई। अब हम आ जाते हैं इनकी रचनात्मक गतिविधियों पर, यानी कि इनकी जो रचनाएं रही हैं। इन्होंने भी साहित्य की कई विधाओं में लेखन कार्य किया है, सभी यहाँ पर लेकर आए हैं हम। देखिए क्या है, निर्मल वर्मा ने उपन्यास तथा कहानियां लिखी। उनके निबंध संग्रह तथा यात्रा वृत्तांत अधिक प्रसिद्ध हुए। परिंदे, कब्बे और काला पानी, सूखा, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उनके उपन्यास वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर तथा अंतिम अरण्य उल्लेखनीय हैं। हर बारिश में चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन इत्यादि निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत है। तो देखिए उन्होंने कई चीजें उन्होंने करी, हमने बताया ना, निबंध संग्रह और यात्रा वृत्तांत उनके यहाँ पर रहे। तो यहाँ पर देखिए उनका कहानी संग्रह भी हमने बताया, उपन्यास भी आपको बताए, और ये रहे आपके यात्रा वृत्तांत। भारत और यूरोप, प्रतिभूति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों से, कला का जोखिम, शब्द और स्मृति तथा ढलान से उतरते हुए इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं।
परिंदे निर्मल वर्मा के सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। यह रचना अभिव्यक्ति तथा शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने उनकी 4 विधाओं में जो भी उन्होंने लेखन कार्य किया वो बताया। उनकी सर्वोत्तम कृति रही आपकी परिंदे, वो चीज क्योंकि इसमें इनकी शिल्प कला बहुत ही निखर कर आती है। तो ये रही उनकी रचनात्मक गतिविधियां। अब आते हैं हम भाषा शैली पे। उनकी भाषा शैली बहुत ही सरल रही, इसलिए उनकी रचनाओं को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। निर्मल वर्मा की भाषा विचार सूत्र की गहनता को रोचकता के साथ उभारा गया है, यानी कि उन्होंने बहुत ही डीप थिंकिंग करके चीज़ों को निकाला और उभार कर लिखा है। इनकी शैली में एक अनोखी कसावट है। शब्द चयन साधारण होते हुए भी मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों की प्रधानता है। वो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो बहुत ही नॉर्मल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हैं, लेकिन इनमें वाक्य उन्होंने इतने बढ़िया लगाए, जैसे मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ऐसे बनाए हैं कि जिन्हें पढ़ने में रोचकता का अनुभव हमें होता है। उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा शैली नवीन प्रयोगों से भरी सी लगती है, मतलब वो हर तरह नई नई चीजों का इस्तेमाल करने में यकीन रखते हैं। अब आते हैं हम गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पर। अब हमारे जो इस पार्ट पे है जहां कोई वापसी नहीं का, इस पार्ट से हमारे सामने कुछ गद्यांश रखे गए हैं जो अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, जिनकी हमने संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो जब भी आपकी सप्रसंग व्याख्या आएगी तो सिर्फ प्रसंग और व्याख्या मत करिएगा, हमेशा सबसे पहले संदर्भ लिखिए, फिर प्रसंग लिखिए और फिर व्याख्या उसकी करिए। ये आप गद्य काव्य खंड में एकदम गांठ बांध लीजिए। संदर्भ प्रसंग का मतलब यहाँ पर होता है कि आपको दो प्रसंग नहीं सिर्फ लिखना, संदर्भ भी मेंशन करना होता है। तो चलिए, सबसे पहला जो गद्यांश हमारे पास आ रहा है वो हमसे सन 2015 में पूछा गया है। प्रसंग देखिए क्या है। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों एवं शब्दों से एक कहें उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। अतीत का समूचा मिथक संसार की पोथियों में नहीं, इन रिश्तों के अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने यूरोपियन संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बारे में हमें बताया है कि किस तरीके से यूरोपीय संस्कृति में अगर संतुलन बैठाने की बात होती है तो वो भौगोलिक रूप से संतुलन बैठाने की बात की जाती है, लेकिन अगर आप भारतीय में करें तो मनुष्य और हमारी संस्कृति के बीच में, क्योंकि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं हमेशा हमें जो है पर्यावरण संरक्षण का ही महत्व को बताती है। तो आप मतलब जो प्रकृति है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूजनीय है, ये हमारी संस्कृति में है। तो हमारे लिए यहाँ पर कोई अलग मैटर नहीं बताया जाता कि पर्यावरण संतुलन करना है। मनुष्य को बताया जाता है आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। तो आप अगर अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो आप अपने पर्यावरण का रक्षण अपने आप ही कहीं ना कहीं करते रहेंगे। तो देखिए संदर्भ क्या है इसका। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित यात्रा वृत्तांत जहां कोई वापसी नहीं से लिया गया है। इसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। प्रसंग देखिए क्या है। लेखक ने यूरोप तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत की तुलना करते हुए इसके औद्योगिकरण की प्रक्रिया को दर्शाया है। तो वहां पे अगर औद्योगिकरण होता है तो भौगोलिक संतुलन बैठाने की बात की जाती है। हमारे यहाँ होता है तो बोला जाता है कि भाई आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए, तो औद्योगिकरण करिए तो वो आपके लिए लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो हमारी संस्कृति औद्योगिकरण तो अंधाधुंध पश्चिम के नकल पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं कि भाई औद्योगिकरण से कितना प्राकृतिक नुकसान हमारी धरती को हो रहा है। चलिए आ जाते हैं अब इस पैरा के संदर्भ व्याख्या पर। लेखक मानता है कि पश्चिम की औद्योगिक संस्कृति से हमने कई चीज़ें सीखी हैं। उनके औद्योगिकरण के साथ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की, लेकिन भारत और यूरोप की संस्कृति में अंतर है क्योंकि दोनों की संस्कृति अलग अलग है। यूरोप की संस्कृति संग्रहालयों और अजायब घर तक सीमित है, जबकि भारत की ऐसी परंपरा नहीं है। हाँ, यहाँ की संस्कृति गांव और उसके परिवेश में निहित है। यहाँ की जंगल, धरती, नदियां मिलकर संस्कृति का आकार गढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति अजायब घर या ग्रंथों में नहीं, आपसी रिश्तों से निबद्ध है अथवा जीवित है।
ये रिश्ते आदमी को उसके परिवेश से जोड़ते। तो हमारी संस्कृति क्या है, मनुष्य का मनुष्य के साथ, तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति से भी संबंधित हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारस्परिक संबंध का निर्माण हुआ है। मनुष्य धरती, जंगल, नदी आदि सबके साथ अपने को जुड़ा महसूस करता है। हम अगर अपनी संस्कृति से जुड़े हैं तो हम दूसरे मनुष्यों से भी जुड़े रहेंगे, प्रकृति से भी जुड़े रहेंगे, पशु पक्षियों से भी जुड़े रहेंगे, हम पर्यावरण से भी जुड़े रहेंगे। संस्कृति से जुड़े होने का मतलब है कि हम इनसे ऑटोमेटिकली अपने आप जुड़े रहते हैं। अतीत की कथाएं किताबों में नहीं पाई जाती, वे मानवीय रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद है। हम किताबों में अगर रिश्तों को खोजेंगे तो वो किताब नहीं, हमें रिश्ते एक्चुअल में मिलते हैं। पर्यावरण की दृष्टि भी भारत और यूरोप में अंतर है। यूरोप में मनुष्य तथा भूगोल के बीच संतुलन बनाने को पर्यावरण संरक्षण माना जाता है। भारत में यह प्रश्न मनुष्य तथा उसकी संस्कृति के बीच पुराने संबंध बनाए रखने का होता है। यहाँ आध्यात्मिक रिश्तों पर जोर दिया जाता है। हम अगर अध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो हम अपने आप संतुलन स्थापित कर लेंगे। ये बात हमें लेखक ने समझाने का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे पास दूसरा गद्यांश है, ये हमसे पूछा गया है सन 2015 में। देखिए क्या है, स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है कि शासक वर्ग ने औद्योगिकरण का मार्ग चुना। ट्रेजेडी यह रही कि पश्चिम की देखा देखी और नकल में योजनाएं बनाते समय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच का नाजुक संतुलन किस तरह नष्ट होने से बचाया जा सकता है, इस ओर हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी गया नहीं। हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादा के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। कभी इसका ख्याल भी हमारे शासकों को आया हो, ऐसा नहीं जान पड़ता। देखिए, उन्होंने ये बोला कि भाई हम प्रगति कर रहे हैं, औद्योगिकरण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी नहीं है। ट्रेजेडी ये है कि हम पश्चिम की देखा देखी कर रहे हैं। हमने क्या किया, पश्चिम की देखा देखी जो औद्योगिकरण की नकल करना शुरू किया, उसने हमारा संतुलन बिगाड़ दिया। जबकि हमें क्या था, हमें अपनी भारतीय संस्कृति को देखते हुए जो है औद्योगिकरण करना चाहिए था, जिसमें मनुष्य, प्रकृति, इनके बीच संतुलन बिठाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए था। अब इसका संदर्भ देखिए क्या है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित यात्रा वृत्तांत जहां कोई वापसी नहीं से लिया गया है। इसके लेखक निर्मल वर्मा है। प्रसंग देखिए इसका क्या रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश में स्वतंत्र भारत के विकास के नाम पर प्रकृति के साथ हुई छेड़छाड़ का वर्णन किया गया है कि भाई हमने प्रगति के नाम पर पूरी पर्यावरण को ही, प्रकृति को ही नष्ट कर दिया है। व्याख्या, लेखक कहता है कि आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी त्रासदी यानी दुखद स्थिति औद्योगिकरण का मार्ग चुनने की नहीं, बल्कि शासक वर्ग द्वारा पश्चिम की नकल करना था, कि उन्होंने पश्चिम की देखा देखी नकल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने योजनाएं बनाते समय यहाँ यानी भारत की संस्कृति की अनदेखी की, जिससे प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति का महत्वपूर्ण संबंध धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। मतलब हमारी संस्कृति हमें क्या सिखा रही है, हम इससे बहुत दूर होते चले गए, हम पश्चिम से प्रभावित होते रह गए, पश्चिम की चीजों की नकल उतारते चले गए। विदेशों में पले बड़े सत्ताधारियों ने योजनाओं के द्वारा मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति के बीच संतुलन को बनाए रखने का प्रयास नहीं किया। उन्हें भारत के सांस्कृतिक विस्तार का शायद पता नहीं था, उन्हें भारतीय संस्कृति के निर्धारक तत्वों का ज्ञान नहीं था। इस कारण प्रकृति तथा मानव के संबंध को औद्योगिकरण के लिए ध्वस्त करने में उन्हें देर नहीं लगी, क्योंकि उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं था, तो भाई ध्वस्त होता चला गया। लेखक कहता है भारत को पश्चिम के मॉडलों का अंधा अनुकरण की जरूरत नहीं थी। हम अपनी परंपराओं और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का स्वरूप बना सकते हैं, परंतु इस प्रकार का ध्यान हमारे शासकों को कभी नहीं आया, क्योंकि वे स्वयं भारतीय संस्कृति से कटे हुए थे। भाई जब हम खुद ही नहीं भारतीय संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो हम दूसरों को जोड़ने का प्रयास ही नहीं करेंगे। यही चीज हुई हमारे साथ। चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे गद्यांश पे। ये हमसे पूछा गया है सन 2013 में। क्या है, ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत ने अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है।
बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने प्रदेश में लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है तो वे फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाते। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो अब इन्होंने जो बोला है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन लोगों को बोला है जो प्रगति के नाम पर विस्थापित कर दिए जाते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज बताया कि जब हम कोई प्राकृतिक आपदा आती, जैसे किसी एरिया में बाढ़ आया, भूकंप आई, भूस्खलन हुआ, कोई भी चीज अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में होती है तो वहां एकदम सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जब तक वहां से सभी लोग जितने जिंदा बचे हैं, सही हैं, वो वहां से उठकर कहीं और चले जाते हैं, तो ये विस्थापन कहलाता है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। वो क्या होता है, जब यहाँ पे स्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं तो लोग फिर से आते हैं, यहाँ पर घरों को फिर से दुरुस्त करते हैं और रहना लगते हैं, अपने जाने पहचाने परिवेश में वापस आ जाते हैं। लेकिन जो प्रगति के नाम पर और औद्योगिकरण के नाम पर जो विस्थापन होता है उसमें लोग कभी वापस नहीं आ पाते, उन्हें हमेशा के लिए अपनी जगह से हटा दिया जाता है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर इस पार्ट में अमझर गांव का भी उदाहरण दिया था, तो वहां तो प्रकृति ने ही पूरी तरीके से विरोध प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि गांव जो पेड़ हैं वो लोगों के जाने से पहले ही सूखना शुरू हो गए थे, है ना। अब आते हैं संदर्भ। सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित यात्रा वृत्तांत जहां कोई वापसी नहीं से लिया गया है। इसके लेखक निर्मल वर्मा है। तो ये तो संदर्भ देखिए हर जगह सेम ही रहेगा आपका। फिर प्रसंग में आएगा, प्रसंग हर जगह आपका चेंज होता जाएगा। देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक औद्योगिकरण के कारण होने वाले विस्थापन को निर्वासन की संज्ञा देता है। विस्थापन यानी होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बसाने का काम, लेकिन यहाँ ये निर्वासन है, क्योंकि ये हमेशा के लिए उन्हें वहां से हटाया जा रहा है और जबरदस्ती हटाया जा रहा है। अब औद्योगिक विकास के कारण उजड़ते लोगों की दशा देखकर लेखक चिंतित है, इसीलिए उन्होंने ये सारी बातें हमको इस गद्यांश में बताई हैं। अब व्याख्या देखिए क्या है। लेखक कहता है कि औद्योगिकरण के कारण व अंधाधुंध विकास ने नवीन प्रकार के शरणार्थियों की फौज खड़ी कर दी है। देखिए आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, आप ध्यान देना, आपके शहर में आप जहां कहीं पे भी रहते हो वहां पे लोग झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं। वो एक्चुअल उनका घर नहीं है, वो कहीं से यहाँ आकर बसे हैं और वो क्या है, विस्थापित लोग हैं। वो कहीं नहीं, आ तो उनके घरों में वहाँ उनके एरिया में कहीं काम हो रहा था इसलिए उनको वहाँ से उजाड़ दिया गया, उनके पास वहाँ काम नहीं था इसलिए वो यहाँ पर आ गए। विस्थापित हुए लोगों को लेखक ने नए शरणार्थी कहा है। औद्योगिकरण व अंधाधुंध विकास की योजनाओं ने इन लोगों को अपने ही घर जमीन से अलग कर दिया, अर्थात उद्योगों की स्थापना के बाद लोगों को अपने घरों को त्यागना पड़ा। कि मतलब जो नए नए उद्योग बनते गए, पड़ते गए, तो उस जगह पे क्या होता है, जब कहीं पे उद्योग पनपता है तो बहुत बड़ा एरिया जो है उन लोगों को चाहिए होता है, तो उस एरिया में जितने भी गांव आ रहे हैं उन सभी को हटा दिया जाता है वहां से। अब जब हटाया जाता है तो उन लोगों के लिए या तो नई जगह स्थापित करी जाती है तो वो लोग वहां चले जाते हैं। अब अगर उस जगह वहां जाते हैं तो उनके भाई जो जहां तक उनकी पुश्तें रह रही थी तो उनका खाना पीना सारा रोजगार सब कुछ वहीं था। अब जब उन्हें नई जगह दी गई तो वहां पे ये सारी चीजें उन्हें मिली नहीं, तो फिर क्या होता है, उन्हें काम के लिए शहरों की तरफ आना पड़ता है, जैसे कि हम अपने शहरों में ये सारी चीजें देखते हैं। विकास तथा प्रगति के नाम पर लोगों को अपने इतिहास तथा विरासत से अलग कर दिया जाता है। प्रकृति भी मनुष्य को विस्थापित करती है। अब प्रकृति भी कैसे विस्थापित करती है, बाढ़, भूकंप तथा भूस्खलन से भी लोग विस्थापित होते हैं, किंतु यह विस्थापन कुछ दिनों का होता है और जल्द ही स्थिति सामान्य होने पर लोग अपने परिवेश में लौट आते हैं। किंतु औद्योगिकरण के कारण केवल मनुष्य ही विस्थापित नहीं होता तथा उसके आवास स्थल ही नष्ट नहीं होते, बल्कि सारा परिवेश तथा संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाती है। लोग अपने घर, गांव, शहर से धीरे धीरे अपरिचित होते जाते हैं, क्योंकि उनके नैसर्गिक वातावरण में उद्योग धंधों के साथ आई सभ्यता और संस्कृति पनपने लगती है। तो जो उनका अपना नेचुरल जो आपका इन्वायरमेंट था वो कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो न्यू इन्वायरमेंट आता है तो उसमें क्या होता है, उन्होंने तो यहाँ पर लोगों को काम करते देखा, वहाँ पर फैक्ट्रीज लगी वो देखा, तो वो जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट था वो उसे पूरी तरीके से कट जाते हैं। तो आप अगर औद्योगिकरण और प्रगति के नाम पर एकदम सटीक कोई उदाहरण देखना चाहेंगे तो वो टिहरी बांध में देख सकते हैं। पूरा का पूरा ओल्ड टिहरी सिटी जो है
वो विस्थापित किया गया। ठीक है, पूरा ओल्ड सिटी जो है इस समय टिहरी डैम में पानी के नीचे डूबा हुआ है और नया जो बनाया गया है वो पूरा ऊपर पहाड़ में बसाया गया है। तो मतलब उनका जो अपना परिवेश था वो हटा दिया गया और पूरी नई सिटी बसा दी गई थी। अब हम आ जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर पर, यानी कि अब हमारे संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न रहेंगे जो लघुत्तरीय रहेंगे, जो हमारे अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है हमारी, जहां कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर लिखिए कि लोग प्राकृतिक आपदा के बाद तो घर लौट आते हैं, पर विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को विस्थापित करता है तो फिर वे अपने घर क्यों नहीं लौट पाते हैं। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2021 और 22 में। सन 2022 में जो हमारा सेकेंड टर्म हुआ था वो सब्जेक्टिव था, वो उसमें ये प्रश्न आया था। तो अब क्या होता है, प्रकृति में भी हमारे घर खत्म होते हैं, टूटते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जो बाढ़ का पानी उतर गया, भूकंप जो आ रहे थे वो शांत हो गया, अब नॉर्मल जब हो जाता है तो लोग वापस आके अपने घरों को फिर से बना लेते हैं। लेकिन जब औद्योगिकरण के नाम पर विस्थापन होता है तो उनकी जमीनें ही उनसे ले ली जाती हैं, उस जगह पे फैक्ट्रीज बन जाती हैं या कुछ और प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए जाते हैं, तो उनके पास जमीन ही नहीं रहती, तो वो फिर वापस कैसे आएंगे, है ना। इसलिए जब औद्योगिकरण के नाम पर विस्थापन होता है तो वो उनकी जमीन चली जाती है, इसलिए वो वापस नहीं आ पाते हैं। देखिए क्या है, जहां कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर लेखक ने बताया है कि लोग प्राकृतिक आपदा के बाद तो घर लौट आते हैं, अर्थात वे कुछ समय के बाद घर लौट आते हैं, वह उनका परिवेश व संस्कृति यथावत बनी रहती है, परंतु विकास व प्रगति के नाम पर लोग जब घर छोड़कर जाते हैं या विस्थापित कर दिए जाते हैं तो फिर कभी भी अपने मूल स्थान आकर बसना उनके लिए संभव नहीं होगा। वे पूर्णकालिक शरणार्थी बन जाते हैं, मतलब हमेशा के लिए वो शरणार्थी बन जाते हैं तथा अपनी जड़ों से कटकर जीने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं, एवं वे धीरे धीरे अपनी संस्कृति से भी दूर होते जाते हैं। तो मतलब क्यों, क्योंकि उनको अब वो वापस आ ही नहीं सकते, उनके पास जमीनें ही नहीं है और वो अपनी संस्कृति से भी कट जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। औद्योगिकरण ने प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच आपसी संबंधों को कैसे प्रभावित किया है। जहां कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। यह प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2017 में। तो ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, औद्योगिकरण ने, यानी कि जो हम प्रगति करते हैं, औद्योगिकरण का मतलब है उद्योगों की स्थापना की जाती है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात बहुत तेजी से औद्योगिकरण हुआ और अभी भी वो रफ्तार थमी नहीं है, अभी भी हो रहा है। तो औद्योगिकरण ने प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच आपसी संबंधों को प्रभावित किया है। अब ये कैसे प्रभावित हुआ है, ये हमें पाठ के आधार पर बताना है। देखिए क्या है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि औद्योगिक विकास के नाम पर लोगों की जमीनें ले ली गई, उनसे उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जिन पे घर बने थे, उनके खेत थे, वो सभी उनसे ले लिए जाते हैं तथा उन्हें विस्थापित कर दिया गया। औद्योगिकरण में लोगों को अपनी जमीन से हमेशा के लिए निर्वासित करते हैं। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट आते हैं। औद्योगिकरण की आंधी से मनुष्य व उसका आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो मनुष्य जहां रह रहा था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पेड़ों के कटने तथा उद्योगों की चिमनियों से निकलते धुएं ने वातावरण को प्रदूषित किया। हवा, पानी, धरती सब प्रदूषित होती चली गई तथा मनुष्य का जीवन संकटपूर्ण में हो गया। तो उसने हमारी क्या करी, प्रकृति को भी डिस्ट्रॉय किया। औद्योगिकरण के विस्तार ने पर्यावरण के संकट को बढ़ाया है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने से, प्रदूषण फैलने से प्रकृति में असंतुलन हो गया है, जो यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा तो भविष्य में बहुत भयावह हो सकता है। तो मनुष्य, प्रकृति और हमारी संस्कृति, इन सभी में पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गया है सिर्फ औद्योगिकरण के कारण। प्रश्न संख्या 3 है, आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति, आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। जहां कोई वापसी नहीं पाठ के आधार पर उपर्युक्त कथन की समीक्षा कीजिए। अब ये जो कथन दिया गया है
कि सिर्फ जो है वहां पर मनुष्य ही नहीं खड़ता बल्कि उसका परिवेश खत्म होता है, उसकी संस्कृति, उसका आवास स्थल भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये बात आपको बतानी है। तो ये प्रश्न हमसे 2016 में पूछा गया है। तो देखिए क्या है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि औद्योगिक विकास के नाम पर लोगों की जमीनें ले ली गईं तथा उन्हें विस्थापित कर दिया गया। औद्योगिकरण लोगों को अपनी जमीन से हमेशा के लिए निर्वासित करता है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन आफत टलते ही वो वापस आ जाते हैं अपने जाने पहचाने परिवेश, क्योंकि जहां पहले रह रहे थे वहां जाते हैं। भाई घर खत्म हुआ है तो हम उसको फिर बना लेते हैं, ये वो कोशिश करते हैं। औद्योगिकरण की आंधी से मनुष्य व उसका आवास स्थल हमेशा के लिए नष्ट होता है। पेड़ों के कटने व उद्योगों की चिमनियों से निकलते धुएं ने वातावरण को प्रदूषित किया। हवा, पानी, धरती सब प्रदूषित होती चली गई तथा मनुष्य का जीवन संकटपूर्ण हो गया। औद्योगिकरण के विस्तार ने पर्यावरण के संकट को बढ़ाया है और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने से, प्रदूषण फैलने से प्रकृति में असंतुलन हो गया है, जो यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा तो भविष्य बहुत भयावह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि औद्योगिकरण से सभी कुछ कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसके लिए अभिशाप क्यों बन जाती है? जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर लिखिए। तो ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया है ये हमसे सन 2021 और 22 में पूछा गया। 22 में हमारा सेकेंड टर्म था जो सब्जेक्टिव था, उसी पे हमसे ये पूछा गया है प्रश्न। तो कभी कभी उस इलाके की संपदा, जैसे अमझर गांव में उसकी संपदा क्या थी, वहां पर आम बहुत अच्छे झरते थे, ठीक है ना। उसी तरीके से जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के अनुसार किसी समृद्ध क्षेत्र की संपदा ही उसके विनाश का कारण बन जाती है, क्योंकि जो क्षेत्र धन, संपदा और प्रकृति वैभव से पूर्ण होते हैं, समय आने पर यही संपदा उसके लिए विनाश का कारण बनती है। मतलब कोई चीज बहुत अच्छी है, मान लो वहां पर पेड़ बहुत अच्छे हो रहे हैं, वातावरण बहुत अच्छा है, तो सिंगरौली में भी यही हुआ। यहाँ की खनिज संपदा उसके लिए अभिशाप बन गई। उसमें जो जमीन के नीचे जो खनिज संपदा है वो उसके लिए अभिशाप बनी। अत्यधिक संपदा होने के कारण विकास के नाम पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जिससे वहां का विनाश हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। यहां पर देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, अलग अलग सालों में पूछे गए हैं और ये लगभग एक ही चीज पूछ रहे हैं। देखिए क्या है, निर्मल वर्मा ने आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। ये सन 2019 में पूछा गया। फिर है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है, ये प्रश्न 2013 में पूछा गया। फिर है, जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के में आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है और क्यों, ये भी हमसे सन 2013 में पूछा गया। तो देखिए, आधुनिक भारत के शरणार्थी किन्हें कहा गया है और क्यों कहा गया है, हमें ये स्पष्ट करना है। ये तीनों ही प्रश्न हमसे ये पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या रहेगा। लेखक औद्योगिक विकास के नाम पर विस्थापित की जाती जनसंख्या को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी मानता है, कि मतलब जब हम औद्योगिकरण करते हैं तो उसकी वजह से काफी गांव उजड़ते हैं और उसकी वजह से लोगों को विस्थापित किया जाता है, तो वो आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं। इसमें वे लोग शामिल हैं जो विशेष प्रोजेक्टों के तहत अपने मूल या पैतृक निवास स्थानों से उजाड़ दिए गए हैं। विभिन्न ग्रामांचलों की संस्कृति तथा परिवेश को औद्योगिकरण के झंझावातों ने नष्ट कर दिया तथा जनसंख्या का एक बड़ा भाग विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर हो गया। मतलब आपकी फैक्ट्री जगह लगाई जा रही है तो यहाँ पर सभी लोगों को हटा दिया गया कि भाई आपके लिए नई जगह अलॉट हो गई है, यहाँ पर फैक्ट्री लगेगी, हटा दीजिए, या यहाँ पर भूमिगत खुदाई होगी तो आपको यहाँ से जाना होगा। लेखक मानता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में मनुष्य के साथ उसका परिवेश, वनस्पति, प्राकृतिक उपादान तथा आवास स्थल हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं और उस स्थान के लोग शरणार्थी की तरह किसी बड़े नगर में अपनी जड़ों से दूर बसने को मजबूर हो जाते हैं। तो आपने देखा, जैसा कि हमने बताया कि हमारे शहरों में जो देखिए छोटे छोटे टेंट्स बना के लोग रहते हैं, यही हमारे आधुनिक भारत के नए शरणार्थी माने जाते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है दिए, यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक ही चीज पूछी जा रही है, अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। प्रश्न है पहला, लेखक के अनुसार स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? यह प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 और 13 में। दूसरा प्रश्न है, निर्मल भारत ने स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी किसे माना है और क्यों?
ये हमसे 2013 में पूछा गया। तो निर्मल वर्मा जी ने स्वतंत्रोत्तर भारत यानी स्वतंत्रता के बाद के भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी माना है पश्चिमी की देखा देखी अंधाधुंध औद्योगिकरण करने को, क्योंकि इसके कारण हमारा पर्यावरण, संस्कृति सभी कुछ बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो देखिए क्या है, लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शासक वर्ग द्वारा विकास के लिए पश्चिमी देशों की देखा देखी व नकल करके बनाई गई योजनाओं से है, जो भारतीय संस्कृति एवं परिवेश से पूर्णतः भिन्न है। देश की आजादी के बाद हमारे अधिकतर प्रारंभिक नेता पश्चिमी देशों से शिक्षित थे। जितने भी नेता थे वो सभी क्या थे, फॉरेन में जाकर पढ़े हुए थे, वो इंडियन टच में थे ही नहीं। उन्होंने वहां की औद्योगिक प्रगति देखी, किंतु वह यूरोप तथा भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण दोनों की सामाजिक प्रवृत्तियों का अंतर नहीं समझ सके। उन्होंने भाई पश्चिम में इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, सब कर रहे हैं, तो हम भारत में भी ले आते हैं, हम भारत में भी करेंगे। लेकिन भाई हमारा परिवेश, उनका परिवेश, हमारी संस्कृति, उनकी संस्कृति अलग अलग थी। ये चीज उन नेताओं ने समझी नहीं, क्योंकि वो खुद भी भारतीय संस्कृति के टच में थे ही नहीं, तो वो करते कैसे। पश्चिम की नकल करते हुए औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो गए। हम पश्चिम को मॉडल ना बनाकर अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर भारतीय स्वरूप में औद्योगिक विकास कर सकते थे, जिसकी ओर नीति निर्धारकों ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर हम चाहते तो हम शायद अपनी शर्तों पर, अपनी मर्यादाओं, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते अगर औद्योगिकरण करते तो शायद हम अपने पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते जितना हमने पहुंचा लिया है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा इस पार्ट के जितने भी प्रश्न थे वो पिछले 10 सालों में पूछे गए, हमने सभी आपको बताए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक ही चीज को लगभग बहुत हद तक घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको पार्ट, क्योंकि पार्ट हमारा पूरी तरीके से औद्योगिकरण से विस्थापित हुए लोगों के बारे में था, तो उसको हमने अच्छे से समझ लिया अगर एक बार, तो क्वेश्चन जैसे भी घुमा के पूछा जाए हम आसानी से कर लेंगे। तो अभी और भी पार्ट हमारे गद्य खंड के बाकी हैं, हमारी पुस्तक भी बाकी है, तो अभी हम जल्दी जल्दी फटाफट करते चलेंगे आगे। तो चलिए फिर अभी नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।